हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में भारत का मुद्रण संस्कार के अंतर्गत महिलाओं के योगदान के बारे में, मुद्रण संस्कृति में महिलाओं के योगदान तक पढ़ चुके थे। अब हम आज आपको बता रहे हैं प्रिंट मीडिया या प्रिंट के साथ गरीब जनता कैसे जुड़े। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, वो भी भारत के ही संदर्भ में है, कि 19वीं सदी में क्या हुआ। 19वीं सदी के पूरे इसमें मद्रासी शहरों में, यानी उस वक्त चेन्नई को मद्रास बोलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, तो काफ़ी सस्ती किताबें बहुत अधिक मात्रा में छपने लगी और ये सब जहाँ तहाँ चौक चौराहों पर बिकी जाने लगी। इससे क्या हुआ कि इन सस्ती किताबों की पहुँच जो थी गरीबों तक हो गई, यानी अब गरीब भी इन्हें खरीद सकते थे, पढ़ सकते थे और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते थे। तो ऐसी स्थिति में वो आ गए कि किताबें पढ़ सके। धीरे धीरे जब 20वीं सदी आई तो उसके आरंभ से ही, शुरू से ही क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे, जैसे संपत्ति वाले थे, वो लोग ना पब्लिक लाइब्रेरीज़ खोलने लगे और ये शान की बात समझी जाती थी। तो जो पैसे वाले लोग थे, इन लोगों ने पब्लिक लाइब्रेरीज़ खोलना शुरू किया, जिसको सार्वजनिक पुस्तकालय बोलते हैं। और ऐसे जगहों पे भी लोग जाकर के पुस्तकें पढ़ने लगे जो खरीद नहीं सकते थे। तो इससे भी किताबों की पहुंच बहुत बढ़ी, मतलब लोगों तक पहुंची किताबें। और ये जो पुस्तकालय होते थे ना, मोस्टली शहरों में होते थे और नहीं तो कुछ संपन्न गाँव में होते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि किताब किस तरह गरीबों तक और गाँवों तक पहुंची 19वीं सदी के अंत से। लेकिन क्या हुआ कि एक नई बातें ये आई कि भारत में हम शुरू से देखते हैं कि जाति भेदभाव बहुत है। तो अब लोगों ने जो पीड़ित थे, जो जाति के लोग पीड़ित थे, उन लोगों ने जाति भेद पर किताबें लिखना शुरू किया। तो 19वीं सदी के अंत से हम देखते हैं कि जाति भेद के भी बारे में अब तरह तरह की पुस्तकें छपने लगी, मैगजीन्स छपने लगे, उस पर निबंध आने लगे। और जो लोअर कास्ट के लोग, निम्न जाति के लोग थे, वो आंदोलन कर रहे थे उन दिनों। तो उनके आंदोलनों के में महाराष्ट्र में अगर हम जाएँ तो एक बहुत ही लीडर थे इसके, माने निम्न जातीय आंदोलन के या लोअर कास्ट के फेवर में लड़ने वाले ज्योतिबा फूले, उनका नाम बहुत फेमस है। वो मराठी प्रणेता थे इस आंदोलन के। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम ही है गुलामगिरी, क्योंकि निम्न जाति के या लोअर कास्ट के लोगों को गुलामी करनी पड़ती थी अपर कास्ट के लोगों को की। तो इस गुलामगिरी के बारे में, या स्लेव सिस्टम जो ये था, इसके बारे में ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में चित्रित किया, लिखा कि किस तरह जाति प्रथा के अत्याचारों से वो लोग पीड़ित हैं। अब ये पुस्तकें तो गरीबों तक, गांव-गांव तक पहुंच रही थी। तो इस तरह लोग जो कुछ नहीं जानते थे इन आंदोलनों के बारे में, उनको भी इसका ज्ञान होने लगा और वो भी ये जानने लगे कि किस तरह ये हमें दबाया जा रहा है। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में, इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर का नाम हम सब जानते हैं कि वो भी निम्न जाति के थे और उनको किस तरह सताया गया था। तो उन्होंने, और मद्रास में ऐसे ही एक है E.V. रामास्वामी नायकर, जो पेरियार के नाम से बेहद जाने जाते हैं, और उन्होंने भी जाति पर जोरदार लिखा। और प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए, मतलब जो धर्म ग्रंथ अपर जाति को या उच्च जाति के लोगों को वैल्यू देती थी, महत्व देती थी, उसके खिलाफ उन्होंने, यानी धर्म ग्रंथों के भी खिलाफ इन्होंने लिखा। किन्होंने? पेरियार ने। तो रामास्वामी नायकर, जो पेरियार के नाम से जाने जाते, उन्होंने समाज में फैली इन कुरीतियों के बारे में जमकर लिखा और ये सारे पत्र पत्रिकाओं में छपते थे और लोगों तक पहुंच रहे थे। इस तरह लोगों को इसकी जानकारी बहुत आसानी से अब होने लगी कि उनके राज्य में, देश में, समाज में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है और क्या सही है, क्या गलत है। कारखानों में, अब हम चले मजदूरों की तरफ, तो हम यहाँ तक देख लिए कि कैसे पहले गरीबों तक पहुँची, गाँव तक पहुँची पुस्तकें पुस्तकालय के माध्यम से। फिर हम देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था और जाति प्रथा के खिलाफ या जाति व्यवस्था के खिलाफ किस तरह लोग लिखना शुरू किया और लोगों तक पहुँचाए। अब हम मजदूरों की हालत पे देखते हैं। उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी थी, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी इंग्लैंड में और इसका असर भारत पर भी पड़ा था। बड़े बड़े उद्योग तो खुल गए, लेकिन उद्योगों में मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या चाहिए थी। तो मजदूर गांव छोड़ के शहर की ओर आए और इन उद्योगों में लग गए। लेकिन यहाँ उनकी स्थिति, दशा जो थी, वो गाँव से भी बदतर हो गई, क्योंकि वहाँ उनकी फिर भी छोटी ही ज़मीन हो लेकिन अपनी ज़मीन थी और यहाँ आके वो गुलाम बन गए।
मिल मालिकों के, और इस तरह मज़दूरों की दशा बहुत दयनीय थी, क्योंकि उनसे काम ज़्यादा घंटा लिया जाता था और पैसे उस हिसाब से मजदूरी कम मिलती थी। अब जब हर क्षेत्र पर हर वर्ग के बारे में लिखा जा रहा था, तो नेचुरली मज़दूरों पर भी किताबें लिखी गई होंगी। तो हम देखते हैं कि कानपुर के मिल मज़दूर, जिसमें है काशी बाबा का नाम, उन्होंने एक 1938 में छोटे और बड़े सवाल खड़े किए लिख करके और उसको छापा, यानी किस पर? मिल मालिकों के खिलाफ, और इस तरह के वर्गीय शोषण के बारे में कि किस तरह उनका शोषण होता है, मज़दूरों का शोषण होता है फैक्ट्रियों में, और मिल मालिक और मज़दूरों के बीच क्या रिश्ता है और कितनी दयनीय स्थिति है दोनों की, माने मज़दूरों की, इसके बारे में उन्होंने जमकर लिखा काशी बाबा। 1935 से 55 के बीच सुदर्शन चक्र नाम से एक व्यक्ति लिख रहे थे, वो भी एक मिल मज़दूर के बारे में उन्होंने लिखा, जिसकी किताब का नाम था सच्ची कविताएं। इस नाम के संग्रह में उनकी भी आर्टिकल छपे। बेंगलोर के फिर सूती मिल मज़दूर हैं, तो सूती मिल माने कॉटन कपड़े के जो मिल हैं, उसमें काम करने वाले खुद को शिक्षित रखने के ख्याल से उन्होंने पुस्तकालय बनाया, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मज़दूरों से मिली थी। यानी बम्बई के भी मिल मज़दूरों ने कुछ ऐसा काम किया था जिसके तर्ज पर बेंगलोर के सूती मिल मज़दूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से एक पुस्तकालय बनाया, यानी उसमें लोग जाके पढ़ते थे। समाज सुधारकों ने, इस तरह हम देखते हैं कि कई समाज सुधारक आए, चाहे वो जाति व्यवस्था पे लिखा हो, चाहे मज़दूरों की दशा पे लिखा हो, उन सब ने ऐसे प्रयास किए कि इन्हें संरक्षण मिले, ताकि मज़दूरों को, निम्न जाति के लोगों को संरक्षण दिया जाए। और उनकी मूल कोशिश यही थी कि मज़दूरों के बीच, माने मज़दूरों की जो दयनीय अवस्था है वो सुधरे। और ये कैसे सुधरेगी? उनके बीच नशाखोरी अगर है वो कम हो, उनमें जो अशिक्षा है वो कम हो, साक्षर बने वो, और धीरे धीरे वो देशभक्ति की ओर बढ़े, राष्ट्रवाद की ओर बढ़े, यानी देश को आज़ाद कराने में और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में मदद करें। तो हम देखते हैं कि कैसे ये जो प्रिंट था या मुद्रण संस्कृति थी, भारत में धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, हर समाज के हर वर्ग की कुरीतियों पे टिप्पणी कर रहा है, हर वर्ग की कुरीतियों या व्यवस्था पर लिख रहा है, और ये धीरे धीरे जन जन तक पहुंच रहा है। यानी धीरे धीरे भारत प्रिंट मीडिया के ही माध्यम से कहाँ पहुंच रहा है? राष्ट्रवाद की ओर, यानी देशभक्ति की ओर, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की ओर। तो भारत की आज़ादी में भी इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रिंट का बहुत बड़ा हाथ था। अब नेचुरली जब ब्रिटिश शासन, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के को इससे नुकसान होने लगा, क्योंकि भारत के ही समाज सुधारक भारत के लोगों के बारे में ये कह रहे हैं कि मिल मज़दूरों का शोषण हो रहा है, और मिल मालिक कौन है? अंग्रेज़ हैं, या उन्हीं की फैक्ट्री है, उसमें काम करने वाले लोग भारतीय मज़दूर हैं, और उनका शोषण हो रहा है। ऐसा अगर वो लिख रहे हैं, किताबों में छाप रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोग भड़क रहे हैं या लोगों की भावना फैल रही है। तो नेचुरली स्वाभाविक है कि ऐसी दशा में ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी कि उन पे बैन लगाया जाए। किन पर? जो भारत के समाज सुधारक हैं, या जो गरीबों को और अशिक्षित लोगों को, जिनको अभी तक ये सब जानकारी नहीं थी, उनको जगाने का काम कर रहे हैं प्रिंट के माध्यम से, पुस्तक लिखने के माध्यम से। तो वैसे समाज सुधारक हो या जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, जो आम जनता को भड़का रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, या जो अपने देशभक्ति जगा रहे हैं उन लोगों के बीच, उन पर प्रतिबंध लगाना या बैन करना भी स्वाभाविक था। और इसलिए अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो यही है कि प्रिंट और प्रतिबंध, यानी अब भारत में प्रिंटिंग का जो कल्चर थी, उस पर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैन लगाया। और क्यों लगाया ये तो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि उनको खतरा था। आम जनता जो सोई हुई थी, जिन्हें कुछ नहीं पता था कि उनका शोषण हो रहा है, भारत के पढ़े लिखे लोग और समाज सुधारक लोग उन्हें जगाने का काम करने लगे, पुस्तकें लिख लिख करके जन जन तक पहुंचाने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हालांकि 1798 यानी 1798 से पहले जो औपनिवेशिक शासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी 1798 से पहले, वो सेंसरशिप यानी बैन लगाने या पाबंदी लगाने के लिए अधिक परेशान नहीं थी। उन्हें उतना ख़तरा महसूस नहीं हो रहा था भारत में प्रिंट के आने से। लेकिन क्योंकि बल्कि वो तो और क्या कर रही थी कि जो मुद्रित सामग्री थी, जो प्रिंट सामग्री थी, उसको नियंत्रित करने के इसके जो शुरुआती कदम थे, कंपनी के कुछ शासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ उठे थे। मतलब कई लोग अंग्रेज भी ऐसे थे भारत में कि, और इंग्लैंड में भी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही कुछ छाप रहे थे और लिख रहे थे। तो जो शुरू में हम देखते हैं कि 1758 से
1798 से पहले 1798 से पहले पहले तो वो लोग प्रतिबंध लगाने के बारे में भारत के लेखकों पर नहीं विचार किया था, बल्कि वो वैसे अंग्रेजी लेखकों के बारे में ही चाहते थे प्रतिबंध लगाना जो खुद उनके खिलाफ थे। यानी ईस्ट इंडिया शासन के खिलाफ कुछ अंग्रेज भी थे, तो वो उन्हीं के खिलाफ भले प्रतिबंध लगाने का कदम उठा रहे थे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि अगर इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे उनके निंदक, माने उनको लगा कि अगर हमारे खिलाफ हमारे ही लोग अंग्रेज ही लिख रहे हैं और इसकी भनक इंग्लैंड तक पहुंच गई, तो इंग्लैंड की सरकार कहीं हमारे एकाधिकार को, जो भारत पे हमारा एकाधिकार है, भारत के व्यापार पे हमारा एकाधिकार है, राजनीति पे एकाधिकार है, हमारी इंग्लैंड की सरकार उसे छीन न ले। इस वजह से शुरू में जो उन्होंने शुरुआती कदम उठाए प्रतिबंध के, वो स्वयं उन्हीं के लोगों के खिलाफ था, भारत के राइटर्स के खिलाफ नहीं था। लेकिन देखते हैं हम धीरे धीरे कैसे ये भारत के भी खिलाफ आया। अब हम चलते हैं कि जब कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने, याद रखिए कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय यानी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में थी, बाद में वो दिल्ली में है। तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक, 1820 के समय तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून भी पास किए। तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, अब वो भले कोर्ट है, लेकिन वो भी तो क्या है, अंग्रेज़ों के ही शासनकाल का है, तो उसमें भी अंग्रेजी लोग बैठे होंगे। तो उन्होंने कुछ कानून ऐसे पास किए जिसमें प्रेस की आज़ादी को थोड़ा रोका गया, माने हम कुछ भी नहीं लिख सकते थे उनके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और कंपनी ने भी ब्रिटानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। यानी ऐसे अखबारों को अब हम देखते हैं 1820 तक में कि वो उन्होंने कुछ कानून बनाए जिसके तहत उसे रोका गया, माने मनमानी वो नहीं लिख सकते थे। और दूसरी ओर उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, उन्हें बढ़ावा दिया गया जो अंग्रेजी सरकार की तारीफ लिख रहे हैं, वैसे अखबार वैसे मैगजीन्स को। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के, अब क्या है कि दो भाषाओं में भारत में, दो ही नहीं, एक तो अंग्रेजी भाषा में छप ही रही है सब चीज़, भारत के अनेक राज्यों में जो अपनी भाषाएँ हैं, कई देशी भाषाओं में भी अखबार छप रहे थे। तो संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंक ने एक प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करी और उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकॉले जो एक ऑफिसर था, उसने भी एक नए कानून बनाए इस पर रोक लगाने के लिए। 1857, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू होता है कि क्वेश्चन भी आता है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रेस के प्रति रवैया क्यों बदल गया। क्योंकि हम देख रहे हैं 1857 के पहले वो बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई खतरा नहीं है हमारे सरकार को। हाँ, लेकिन कुछ कानून उन्होंने बनाए थे और इतनी मनमानी नहीं दी थी कि तुम कुछ भी लिखो, इतनी छूट नहीं थी, बल्कि जो उनकी तारीफ़ करे उसकी सरकार की, उन्हें केवल छूट थी। लेकिन 1857 के बाद अचानक उनका रवैया इसलिए बदल गया क्योंकि 1857 का रिवोल्ट ही एक बहुत बड़ा परिणाम था प्रिंट का। उन्हें लगा कि प्रिंट के माध्यम से ही जन लोगों को जगाया गया, या वहाँ तक हमारी बुराइयाँ या कुरीतियाँ पहुँचाई गई, तभी ये रिवोल्ट हुआ हमारी सरकार के खिलाफ। इसलिए वो सचेत हो गए कि आगे ऐसा कोई रिवोल्ट हमारे खिलाफ ना हो। इसके लिए उन्हें ये महसूस हुआ कि अब कड़ा नियम या कड़ा कदम उठाने पड़ेंगे या कड़े नियम अख्तियार करने पड़ेंगे। तो अब जो अंग्रेज क्रुद्ध थे, जो गुस्साए हुए थे, नाराज़ थे, उन्होंने सोचा कि अब भारत में कि देसी प्रेस को इसका मुंह बंद करना होगा या देसी प्रेस पे रोक लगानी होगी, यानी भारत के प्रेस को रोक लगाना होगा, नहीं तो ये हमारे खिलाफ इसी तरह लिखते रहेंगे और हमें फिर कोई रिवोल्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे भाषाई समाचार पत्र, मतलब भारत के सभी राज्यों की जो अलग अलग भाषाएं थी, उसमें जितने भी न्यूज़पेपर छपते थे, वो सब राष्ट्रवाद यानी देश नेशनलिज्म से ओतप्रोत थे। लोगों को जगाने का काम, देश के प्रति लड़ने के लिए मुखर करते थे लोगों को। तो वैसे वैसे औपनिवेशिक सरकार के भी नियम कड़े होने लगे। उन्होंने भी अब कड़े कदम उठाने शुरू किए ताकि लोग हमारे खिलाफ ना कदम उठा सके या हमारी सरकार को गिरा ना सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरलैंड में एक इस तरह का कानून बना था। आयरलैंड में भी अंग्रेज़ों की सरकार थी, वहाँ प्रेस कानून एक बनाया गया था, कठोर कानून प्रेस को रोकने के लिए। भारत में भी एकदम उसी की नकल करके 1878 ईस्वी में 1878 में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। ये बहुत फेमस है
कि भारत में आयरिश, ये याद रखना है कि आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस, अब सरकार क्या करने लगी इसके द्वारा, भाषाई प्रेस माने भारत की विभिन्न भाषाओं में जो छप रहे थे न्यूज़पेपर पर छपी रपट, उसमें जो भी हमारे खिलाफ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ छपती थी, और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया, माने उन्हें अधिकार मिल गया। हर पेपर इस सेंसरशिप से होकर गुजरती, और अगर उसमें ज़रा भी कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लिखा होता तो उसे ज़ब्त कर लिया जाता था। और अब नियम क्या बन गया, माने ईस्ट इंडिया कंपनी अब बहुत पावरफुल हो गई और भारतीय जो समाचार पत्र थे वो दब गए। क्या हुआ कि अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबार, माने हर राज्य से अलग अलग भाषाओं में जो अखबार छप रहे थे उस पर नियमित नज़र रखना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और अगर किसी रपट को बागी करार, अगर कोई न्यूज़ पढ़ के बताया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ये न्यूज़ देशद्रोही है, देशद्रोह को बढ़ाने वाला या हमारे खिलाफ है, ऐसा उन्होंने करार कर दिया, तो अखबार को पहले एक चेतावनी दी जाती थी कि आप इसको बंद कीजिए। अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो उसको अनसुनी करके अखबार को ही जब्त कर लिया जाता था और सारी मशीनें भी छपाई की छीन ली जाती थी। इस तरह ये एक बहुत कठोर कानून था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में। तो हम देखते हैं कि पहले उनकी दमन नीति नहीं थी, लेकिन जब देखा कि 1857 का रिवोल्ट हो गया तब लगा कि अरे अगर हम लोगों ने भारत के प्रेस को रोका नहीं तो आगे भी इस तरह के और भी रिवोल्ट हो सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इसकी वजह से ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, इसके खिलाफ बहुत भारत में आंदोलन हुए, बहुत आवाज़ें उठी, और फिर भी हमारे जो क्रांतिकारी दल के नेता थे या भारत के राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने लुके छिपे, माने ओपनली नहीं पर लुक छिप करके ये लोग इस तरह का माने आक्रोश वाले और क्रांतिकारी विचारों को छापते रहे और जन जन तक, लोगों तक या अपने नेताओं तक पहुंचाते रहे छिप कर। मतलब ये उनकी दमन नीति भले अंग्रेज़ों ने चलाई पर खुलेआम पेपर नहीं छपते थे, पर छिप कर ये काम चलता रहा और तभी देश आगे आज़ादी की ओर बढ़ा। तो लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते रहे, फैलते रहे। हमने अभी कहा ये चोरी छिपे होता ही रहा, यानी लोगों को जागृत करने का काम चलता रहा और भारत आज़ादी की ओर बढ़ता ही रहा। उन्होंने अपनी वैश्विक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराई, निंदा छापते रहे और अपने देशवासियों की राष्ट्रवादी भावना को उकसाते रहे। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जितनी भी कठोर कानून ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया प्रेस पर, उतनी ही ज़ोरदार आवाज़ में इन्होंने उसका विरोध किया। जैसे हम देखते हैं पंजाब के क्रांतिकारियों ने, तो वहाँ जितने क्रांतिकारी वीर थे उन्होंने 1907 में उन्हें काला पानी की सज़ा दी गई इसी लक्ष्य को लेके। तो इसी कारण उन्हें 1907 में जब काला पानी की सज़ा दे दी गई तो बाल गंगाधर तिलक, एक जो बहुत हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उन्होंने वो एक मैगज़ीन निकालते थे जिसका नाम था केसरी, पंजाब केसरी नाम था। उसमें उन्होंने उसके बारे में बहुत दुखद लिखा या ईस्ट इंडिया कंपनी की निंदा की और ये लिखा कि हमारे जो क्रांतिकारी वीरों को काला पानी की सज़ा दी गई, ये निंदनीय है, ये बुरी बात है। उन्होंने केसरी में ये छापा, बाल गंगाधर तिलक ने। इसके परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में उन्हें कैद कर लिया गया, क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अनुसार उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ काम किया था, इसलिए उन्हें 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया, जिसका कि पूरे भारत में और अधिक आंदोलन तेज हो गया, क्योंकि तिलक को गिरफ्तारी के खिलाफ लोग भड़क उठे। इस तरह हम देखते हैं कि धीरे धीरे भारत में प्रिंट मीडिया या प्रिंट पर प्रतिबंध लगाने शुरू हो गए धीरे धीरे, ताकि ये लोग भारत को जागरूक ना कर सके। इस तरह आज हम ये चैप्टर आज यहाँ अंत होता है, ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।